गुड इवनिंग सभी बच्चों को और वेलकम टू आवर माय चैनल। और ये सेकंड टॉपिक है हिस्ट्री का। सेकंड टॉपिक जो मैं फर्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा था सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो आज उसी का सेकंड पार्ट है जो कि अभिलेख के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। अभिलेख क्या है, जैसे इसमें है यह अशोक के रुम्निदेई अभिलेख का अंश है। अभिलेख जो है अशोक के रुम्निदेई अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है। लुम्बिनी आप सुने होंगे, लुम्बिनी जन्मस्थली है, क्या नाम है, गौतम बुद्ध जी का। लुम्बिनी, लुम्बिनी इज द प्लेस गौतम बुद्ध, क्योंकि वहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, आपको पता होगा। ये लुम्बिनी है नेपाल में, लुम्बिनी जो है नेपाल में है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में दिया जाएगा। यानी अशोक जो सम्राट था उसने यह घोषित किया कि उपज का 8वां भाग, यानी उपज का 8वां भाग, उपज का 8वां भाग, यानी 8वां भाग जो होगा वह कर के रूप में दिया जाएगा। कर मतलब टैक्स के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं, क्योंकि आप जानते हैं उनके इतिहास जानने के स्रोत में जैसे पुरातात्विक, साहित्यिक, जैसे पुरातात्विक में अभिलेख सिक्के और मोहरों के द्वारा पता चलता था, और साहित्यिक में धार्मिक, धर्मेतर या विदेशी यात्रियों के द्वारा पता चलता था कि कौन से अभिलेखों का या तमाम स्रोतों का जरिया जो रहा इन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ। इसमें अगर देखा जाए जैसे ब्राह्मी लिपि था, देवनागरी लिपि, अभिलेखों से क्या क्या जाना जा सकता है। अगर हम देखें तो अभिलेखों से यह भी प्राप्त हुआ कि जो सिक्के हुआ करते थे, मुहर, प्राप्त सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम तथा उसके समय का पता चलता था। यानी जो तत्कालीन शासक रहा करता था और उसके वह, या मान लीजिए घुड़सवारी करता था या वो संगीत का बड़ा शौकीन रहा करता था, उन सिक्कों, उन मोहरों से पता चलता था कि वह किसका शौकीन था। तमाम जो भी सम्राट हुआ करते थे उसमें अगर देखा जाए गुप्त शासक कुमार गुप्त, जो गुप्त शासक था, गुप्त शासक यानी कुमार गुप्त प्रथम, ये गुप्त शासक है कुमारगुप्त प्रथम, जो कि इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। इसको मतलब कुमारगुप्त को सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है कि घुड़सवारी ये लोग किया करते थे उस समय, यह पता चलता था। और यह भी आपको याद हो, कुमारगुप्त जो था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कराया था, विश्वविद्यालय की, कुमारगुप्त। आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय जो पटना से करीब 63 किलोमीटर की दूरी पे है और बहुत फेमस नालंदा विश्वविद्यालय। उस समय जो आचार्य शीलभद्र रहा करते थे, इसके जो वाइस चांसलर, जिसको बोलते हैं बीसी, वाइस चांसलर मतलब कुलपति, जो कुलपति हुआ करते थे वह आचार्य शीलभद्र थे। आचार्य शीलभद्र हुआ करते थे। मतलब उस समय जिसमें फाहियान आया था, फाहियान सबसे पहले आया था, चीनी यात्री, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, आपको पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को जानते हो, ये चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली है। विक्रमादित्य की उपाधि मिली, विक्रमादित्य, क्योंकि इसी के समय जो था फाहियान आया था और आके नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था उस समय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में करीब वो 15 वर्षों तक शासन किया वो लमसम। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, मैं इसको इरेज।
और तमाम खुदाई के माध्यम से पता चला। जैसे धौलावीरा एक हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल गुजरात में स्थित है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक वो है। यह धौलावीरा जो है कि यह मतलब पूरा स्थल यह गुजरात में स्थित है, गुजरात में। और एक लोथल भी है, लोथल भी गुजरात में स्थित है। लोथल यह भी एक बहुत बंदरगाह माना जाता है जो गुजरात में। जैसे कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है। आपको पता होगा राजस्थान यानी गंगानगर एक जिला है, वहाँ कालीबंगन स्थित है राजस्थान में। और गंगानगर अब 2 जिले में बढ़ गया है, एक हनुमानगढ़ जिला भी बन गया है। हनुमानगढ़ जिला मतलब गंगानगर हनुमानगढ़ जिला 2 जिले में बढ़ गया है। और ये कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है। और एक है रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है। रोपड़ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। पंजाब बहुत फेमस है। धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है, लोथल भी, कालीबंगन राजस्थान और रोपड़ पंजाब में स्थित है। कुछ जानने चाहिए आप लोगों को। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी इस धौलावीर से मतलब साक्ष्य मिले हैं जो तमाम तरह की निर्माण योजना है, जल योजना की तमाम निकासी की यहाँ साक्ष्य भी मिले धौलावीरा में। और सारनाथ स्तूप के बारे में आप जानते होंगे। सारनाथ स्तूप, और सारनाथ वैसे भी बहुत फेमस है क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे यहाँ सबसे प्रथम उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सबसे पहला उपदेश सारनाथ में उन्होंने दिया। सारनाथ वाराणसी में है, वाराणसी में स्थित है सारनाथ। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो कि गौतम बुद्ध जब पहला उपदेश दिए, इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, जो बहुत ही कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि सबसे पहले गौतम बुद्ध कहाँ उपदेश दिए थे। तो सारनाथ में दिए थे और प्रथम उपदेश, जो कि ये वाराणसी में स्थित है सारनाथ। और इसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और सबसे ज्यादा अगर कहीं उपदेश दिए हैं तो श्रावस्ती में दिए हैं। श्रावस्ती, क्योंकि अगर गौतम बुद्ध का देखा जाए तो सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं, जो बहुत ही फेमस है, अक्सर क्वेश्चन रखा जाता है। और इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साहित्यिक स्रोत क्या है? साहित्यिक मतलब लिटरेचर कहा जाता है जिसे। कुछ साहित्यिक स्रोत भी हैं, उसको हमें जानना चाहिए। जैसे सबसे पहले देखा जाए तो बेटा वेद से बहुत सारी चीजें हमें जानकारी मिलती है। उस साहित्यिक स्रोत में अगर देखा जाए, सबसे पहले वेद हम नोट कर रहे हैं, ध्यान से आप देखिए बेटा। वेद जो है, वेद 4 तरह के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा बेटा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है अथर्ववेद। यानी ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है और 10 मंडल है। कितना? 10 मंडल है यहाँ। मतलब ऋग्वेद से 1028 सूक्त है और 10 मंडल है और करीब 10,462 ऋचाएं हैं। और इन्हीं के द्वारा तमाम जो है ऋग्वेद से ही पूरे ऋचाओं का लिया गया, क्योंकि ऋग्वेद जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। यह करीब 10 मंडल है इसमें और 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं भी है। और एक बड़ी बात है, ऋग्वेद के 10 मंडल है और तीसरे मंडल में
देवता सावित्री की बात की गई है, देवता सावित्री की बात की गई है, जिसमें यह कहा गया है सूर्य देवता को अर्घ्य देते हुए गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया है, गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया है, गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया है तीसरे मंडल में। ऋग्वेद में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया है देवता सावित्री को उपासना करते हुए, जिसमें कहा गया ये मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यानी तीसरे मंडल में। और सबसे बड़ी बात है 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की बात की गई, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की बात की गई। वर्ण व्यवस्था मतलब जिसमें यह कहा गया वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, जैसे ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, पेट से वैश्य, पैर से शूद्र। मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें लिखा गया इस बात को, मैं कह रहा हूँ 10वें मंडल में ऋग्वेद से ही, क्योंकि 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की बात की गई है जो कि सबसे बड़ा। और वेद के बाद रामायण महाभारत दूसरा है। अब विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य तो महाभारत है, जो कि वेद व्यास द्वारा रचित है, वेद व्यास द्वारा यह रचित है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, जिसको लॉन्ग नरेटिव पोएम कहा जा सकता है। उसके बाद जैसे रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, रामायण जानते हैं। दूसरी बात इसमें क्योंकि वैदिक कालीन बातें की गई है, चाहे अगर महाभारत है तो महाभारत का एक नाम और है, जय संहिता भी इसका नाम है, इसके माध्यम तो तमाम, जैसे अर्थशास्त्र में देखा जाए, अर्थशास्त्र सबसे पहले जब लिखा गया था अर्थशास्त्र में, तो चाणक्य, जिसको हम कहते हैं चाणक्य यानी कौटिल्य नाम दिया है, कौटिल्य के द्वारा ये लिखा गया है। बहुत सारे स्रोत है इतिहास को जानने के लिए अर्थशास्त्र चाणक्य। अब अगर आधुनिक अर्थशास्त्र की बात किया जाए, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जो हैं एडम स्मिथ हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जो हैं एडम स्मिथ। कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ मॉडर्न, तो एडम स्मिथ हैं वर्तमान में, इस समय आधुनिक यानी मॉडर्न माना जाता है। और अगर देखा जाए एक बुक नाम है राज तरंगिणी, जो कल्हड़ के द्वारा रचित है, राज तरंगिणी है, जो कि बहुत फेमस बुक है, कल्हड़ के द्वारा रचित है, कल्हड़, जो कि जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन करता है। ये पूरे संस्कृत में है, संस्कृत में वर्णन किया है राज तरंगिणी, जो पूरे इतिहास का वर्णन, मतलब जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन करता है राज तरंगिणी। उससे भी पता चलता है कुछ स्रोतों या मुख्य रूप से। और इसमें है इंडिका नामक एक बुक बहुत फेमस है, जो मेगास्थनीज द्वारा रचित है, इंडिका नामक बुक। जैसे इंडिका नामक बुक है, बहुत फेमस है, इंडिका नामक, या ऐसे भी लिखा जाता है, इंडिका नामक बुक है, जो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है, मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत रहा करता है। ये मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, हम जहाँ तक समझते हैं आप समझ गए होंगे। अगर कहीं भी आपको लगे कि कहीं कमियां है, हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, नोट डाउन। ठीक, धन्यवाद।